नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीके में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे आने वाली जो एसटेट एग्जाम है जो कि 26 और 27 जुलाई 2025 को होना है, उस एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का जो फर्स्ट टॉपिक है पर्यावरण की समझ। और उसी एक ही टॉपिक से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और यहां पर आपको स्टेट एग्जाम के सभी टॉपिक सिलेबस वार यहां पर कंटिन्यू वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और वीडियो यहां पर पहले से भी उपलब्ध हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। पर यहां पर अभी जो हमारी एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से यहां पर आपको कंटिन्यू में वीडियो मिलने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण की समझ वाला टॉपिक जो है, इस पर आधारित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी समस्या बढ़ती है। 4 विकल्प हमारे सामने इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है और एक ही वीडियो में हमें कम से कम समय में कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं यहां पर विकल्पों को थोड़ा सा जल्दी लूंगा। हवा साफ होना, ग्लोबल वार्मिंग है, वर्षा कम होना, पेड़ों की संख्या बढ़ना। तो देखिए यहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी समस्या बढ़ती है, तो उस समस्या को यदि हम देखें तो जलवायु परिवर्तन जब होता है तो निश्चित रूप से वहां पर जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये समस्या जो होती है ये बढ़ती है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो जो हमारे जलवायु परिवर्तन होता है जिसके कारण से हमारी पृथ्वी की सतह का जो तापमान होता है, पृथ्वी का तापमान होता है उसका बढ़ जाना, वो उसका बढ़ना ही यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, हमारे पर्यावरण में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं। देखिए ऊर्जा के अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं, जैसे बिजली और गैस से, प्राकृतिक संसाधन जैसे सूरज की ऊर्जा, हवा, जल, कोयला और तेल, केवल बिजली। तो देखिए यहाँ पर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं और पर्यावरण में जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो हमें प्राकृतिक संसाधनों को देखना है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे सूरज की ऊर्जा, हवा, जल, ये बाकी अन्य भी यहाँ पर कोयला, तेल, ये भी ऊर्जा के संसाधन है, पर ये प्राकृतिक रूप से ना होकर के यहाँ पर जीवाश्म पर आधारित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर वायु प्रदूषण से बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। अधिक वाहन चलाना, ये हो नहीं सकता। वृक्षारोपण करना या फिर कारखानों को बंद करना, पानी फेंकना। तो हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण से बचाव के लिए और इसके लिए सबसे उपयुक्त उपाय जो होगा वो हमारे लिए होगा वृक्षारोपण करना, पेड़ पौधों को लगाना, जिससे कि इस प्रदूषण को कम किया जा सके। आगे देखिए, जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। डायरिया, हैजा, अस्थमा, दिल की बीमारी, त्वचा रोग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायरिया और हैजा एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि ये दूषित पानी के कारण से होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकल्प ए हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। काफी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सीमित मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये अनंत हैं, क्योंकि मनुष्य ने इन्हें बनाया है, क्योंकि ये प्रदूषित होते हैं। तो देखिए हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसीलिए करते हैं ताकि ये सीमित मात्रा में होते हैं और इनका लंबे समय तक हम उपयोग कर पाए। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी इन संसाधनों को बचाना जरूरी है। तो यहाँ पर ये सीमित मात्रा में होते हैं, यही हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखते हैं, वनों की कटाई से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो वनों को कटाई से बचाने के लिए यहाँ पर पेड़ों की कटाई को बढ़ाना, तो ये तो गलत है सरासर। कागज का पुनः उपयोग, अधिक लकड़ी जलाना, जंगल में आग लगाना। तो देखिए हम यहाँ पर वनों को कटाई से बचाने के लिए जो हमारा कागज होता है जिसका उपयोग हम एक बार कर चुके हैं, उस कागज को वापस से पुनः उपयोग है तो उसको रिसाइकलिंग करना, इसका पुनः उपयोग करना, ये उपाय यहाँ पर हम विकल्प बी के अनुसार अपना सकते हैं, जिससे कि पेड़ों को कटने से कम किया जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, जल संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। पानी की बर्बादी रोकना, नल खुले रखना, गंदा पानी नदियों में गिराना या फिर नदियों का पानी निकालना। तो हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण के लिए, और जल संरक्षण के लिए जो पानी की बर्बादी है उसी को रोकना यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। इससे हम जल को यहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां कौन सी है। तो वृक्षारोपण, ये
तो नुकसान नहीं पहुंचाती है। जल स्रोतों का प्रदूषण, सफाई अभियान, कूड़ा प्रबंधन। तो देखिए, जल स्रोतों का प्रदूषण ये एक ऐसी गतिविधि है जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को यहाँ पर नुकसान पहुंचाती है। आगे देखिए, मानव जीवन के लिए कौन सा संसाधन सबसे आवश्यक है? सोना, जल, कोयला, तेल। तो निश्चित रूप से एक ऐसा संसाधन जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, वो संसाधन है हमारा जल। और जो कि है विकल्प बी में। जलवायु को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तत्व सबसे ज्यादा योगदान देता है? पानी, वायु, पेड़ पौधे या फिर मिट्टी? तो देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं जलवायु को नियंत्रित करने वाले उस तत्व की, उस कारक की। तो वो कारक यहां पर होंगे पेड़ पौधे, जो कि हमारे जलवायु को नियंत्रित करने में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। आगे देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है? तो यहां पर पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, वर्षा, हवा। तो निश्चित रूप से मनुष्य और जो जीव जंतु होते हैं वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उसको श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसके स्रोत की बात की जाए तो इसमें मनुष्य और जीव जंतु इसमें शामिल होंगे। आगे बात की जाए, प्रदूषण कम करने के लिए किस प्रकार का ईंधन बेहतर माना जाता है? तो यहाँ पर है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या फिर प्लास्टिक। तो यहाँ पर देखिए, बात की जाए प्रदूषण कम करने वाले ईंधन की, जिसको हम बेहतर कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर होगा प्राकृतिक गैस। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा इसका, ये ईंधन बेहतर माना जाएगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कभी कभी जल्दबाजी में हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसमें क्या करना चाहिए ऐसा पढ़ लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, जिसमें नहीं आता है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या नहीं करना है? तो यहाँ पर है नदियों में कूड़ा ना डालना, गंदा पानी साफ करना, रासायनिक पदार्थ ना डालना या फिर नदियों में रसायन डालना। तो देखिए, नदियों में रसायन डालना ये हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर गंदा पानी को हम साफ कर सकते हैं, कूड़ा ना डालें ये भी हम प्रदूषण रोकने के लिए कर सकते हैं, और नदियों में रसायन डालना ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसायन जो होता है इससे जलीय जीवन जो होता है वो खतरे में आता है। तो यहाँ पर डी विकल्प उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पर्यावरण में जैव विविधता का क्या मतलब है? जीव जंतुओं की विविधता, केवल पौधों की संख्या, केवल जानवरों की संख्या, मिट्टी की गुणवत्ता। तो देखिए, जीव जंतु में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर हमें ऐसे विकल्प का करना है जो दोनों चीजों को शामिल कर रहा है। तो यहाँ पर जीव जंतुओं की विविधता जो होगी इसका मतलब होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु जो होते हैं हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग या पानी की बचत या फिर पेड़ लगाना। तो देखिए, संसाधनों का दोहन यहां पर बात की जा रही है, और दोहन का मतलब होता है उनका उपयोग जो होता है वो। तो प्राकृतिक संसाधनों को दोहन का मतलब होगा यहाँ पर संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, इसे हम कहेंगे यहाँ पर दोहन। और दोहन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर है अधिक मात्रा में उनका उपयोग करना। कौन सी गैस वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से योगदान देती है? यहाँ पर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बात की जाए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की, जो वायु प्रदूषण में अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाती है और वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। जलवायु में अत्यधिक बदलाव से कौन सी समस्याएं हो सकती है? जब जलवायु में अत्यधिक बदलाव होगा तो बाढ़ और सूखा, हवा साफ होना, वर्षा का होना, पेड़ लगना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब हमारे पर्यावरण में जलवायु का परिवर्तन होगा तो अत्यधिक बदलाव होगा, तो निश्चित रूप से बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण के क्या फायदे हैं? तो हवा शुद्ध होती है, मिट्टी की कटाव कम होता है, तापमान नियंत्रित होता है। उपरोक्त तो सभी बिल्कुल हमारा यहाँ पर बन जाएगा उत्तर, क्योंकि वृक्षारोपण से ये सभी फायदे देखने को मिलते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वाहन अधिक उपयोगी माने जाते हैं? पेट्रोल वाहन, डीजल वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन या पारंपरिक वाहन? तो देखिए, वायु प्रदूषण को हम कम करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनसे जो वायु प्रदूषण होता है वो नहीं होता है। जल प्रदूषण से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा कदम सबसे प्रभावी होगा? तो यहाँ पर सबसे प्रभावी कदम की बात की जाए
तो यहाँ पर नदी में कूड़ा डालना है, गंदे पानी को उपचारित करना है, नालियों का गंदा पानी सीधे नदी में गिराना है या कूड़ा डालना। तो देखिए, हम जल प्रदूषण से बचाव के लिए सबसे बेहतर कदम की बात कर रहे हैं, प्रभावी कदम की बात कर रहे हैं, और वो यहाँ पर होगा जल को प्रदूषण से बचाने के लिए गंदा जो पानी है उस गंदे पानी को उपचारित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारे प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, किस गैस के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर देखिए, कई प्रकार की गैसें होती हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, पर विकल्प में कौन सा दिया है उसके अनुसार हमें उत्तर यहाँ पर तय करना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, मीथेन, हीलियम। तो इसमें दिया है मीथेन, तो मीथेन यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण में जैव विविधता का महत्व क्या होगा। तो यहाँ पर संतुलित पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखना, केवल पेड़ों की संख्या बढ़ाना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, मनुष्यों की संख्या बढ़ाना। तो यहां पर हम कह सकते हैं संतुलित पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखना, ये हमारे पर्यावरण में जैव विविधता का महत्व होता है। जी हाँ, जैव विविधता जो होती है इससे हमारा जो पर्यावरण होता है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो संतुलित बना रहता है। वायु प्रदूषण में होने वाली कौन सी बीमारी कौन सी यहाँ पर होगी। टाइफाइड, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया। तो देखिए, वायु प्रदूषण से होने वाली जो बीमारी होगी वो यहाँ पर होगी ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा, यहाँ पर उत्तर होगा। जल संरक्षण के लिए सबसे सही कदम क्या है। नल खुले छोड़ देना, वर्षा जल संचयन करना, नदी में कचरा डालना, पानी बर्बाद करना। तो देखिए, यहाँ पर जल संरक्षण के लिए सबसे सही कदम की बात की जाए तो यहाँ पर होगा वर्षा जल संचयन करना, यानी कि जो वर्षा का जल होता है उसको इकट्ठा करना, उसको संचयित करना, ये जल संरक्षण के लिए सबसे उचित कदम होगा। किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को अक्षय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। कोयला है, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो है ये हमारे लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत होगा। अक्षय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं लंबे समय तक, अनंत काल तक हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रदूषण से मुक्त भी होते हैं। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जंगल, औद्योगिक अपशिष्ट, पेड़ या वर्षा जल। तो यहाँ पर बात की जाए औद्योगिक अपशिष्ट की, जो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, सबसे बड़े स्रोत बनते हैं। मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मिट्टी प्रदूषण रोकने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अति उपयोग, जैविक उर्वरकों का उपयोग, कूड़ा जलाना या जल स्रोतों को गंदा करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए हम जैविक उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं, है ना। रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग हम ज्यादा करते हैं उसके स्थान पर हम जैविक उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारा मिट्टी का प्रदूषण जो होगा वो रुकेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवल सरकार, केवल वैज्ञानिक, केवल सभी नागरिक या केवल शिक्षकों की। तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण में जिम्मेदार जो भूमिका है वो सभी निभा सकते हैं और इसके लिए सभी नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं। पेड़, कारखाने, वाहन, नदियां, खेत। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो कारखाने और वाहन होते हैं ये सबसे बड़े स्रोत के अंतर्गत आएंगे। जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार की जो तकनीक है उसका उपयोग किया जा सकता है। जल शोधन, जल निष्कासन, जल स्रोतों को बंद करना, कूड़ा जलाना। तो देखिए, यहाँ पर जल प्रदूषण को हम कम करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए जो तकनीक हम अपना सकते हैं वो होगी यहाँ पर जल शोधन, जिसके उपयोग से जो जल है उसको शोधित किया जा सकता है और यही हमारा इसमें उत्तर होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण कम करना, अधिक गाड़ियां चलाना, पेड़ काटना, प्लास्टिक का अधिक उपयोग। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन को हम रोकने की बात कर रहे हैं जिससे जलवायु परिवर्तन ना हो और इसके लिए हम यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण कम करना ये यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। प्रदूषण के कारण जल स्रोतों में क्या होता है। जल स्तर बढ़ता है, जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, जल स्रोत साफ होते हैं, जल स्रोत सूख जाते हैं। तो देखिए, प्रदूषण के कारण जल स्रोत निश्चित रूप से यहाँ पर प्रदूषित ही होंगे और इसके लिए हमारा विकल्प बी इसमें उत्तर होगा। वृक्षारोपण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है। तो वृक्षारोपण से निश्चित रूप से हमारे लिए जैव विविधता जो होती है वो बढ़ती है, यही इसमें सीधा सीधा हमारा उत्तर हो जाता है। जल प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होती है। अभी देखिए, एक और प्रश्न हमने पहले देखा था, वहां पर विकल्प कुछ और थे, यहाँ विकल्प कुछ और हैं।
तो हैजा, डायरिया, सर्दी, खांसी, मलेरिया, कैंसर, तो यहाँ पर हैजा, डायरिया जो है ये जल प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां होती है। वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण में क्या बदलाव होता है? तो जब वायु का प्रदूषण होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा तापमान जो होता है उसमें वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो बढ़ती है। तो निश्चित रूप से विकल्प ए प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सी गैस वातावरण में वृद्धि कर जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है? देखिए अब यहाँ पर गैसें अलग अलग हैं। इसके पहले जो प्रश्न था वहां पर गैसें अलग थी। तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे वातावरण में वृद्धि करके जलवायु को प्रदूषित यहाँ पर करती है, परिवर्तित करती है। जल संरक्षण का अर्थ क्या है? तो जल संरक्षण का सीधा मतलब होगा पानी की बचत की जाए और उसका सही उपयोग की जाए। विकल्प ए यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, वायु प्रदूषण से किस प्रकार के जीव सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? तो देखिए वायु प्रदूषण से केवल पक्षी, इंसान, मनुष्य, जानवर और पौधे सभी, या केवल मछलियां? तो यहां पर बात की जाए तो इससे मनुष्य, जानवर और पौधे सभी प्रकार के जो जीव होते हैं ये वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका यहाँ पर कौन सा होगा? कूड़ा जलाना, कूड़ा पुनः प्रयोग और सही निपटान, नदी में कूड़ा डालना, धुआं छोड़ना। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीके की बात की जाए तो वो यहाँ पर होगा कूड़ा का पुनः प्रयोग और सही निपटान, इसमें हमारा उत्तर होगा। जल प्रदूषण के कारण कौन सी गैसें जल में उत्पन्न हो सकती है? तो देखिए जल प्रदूषण के कारण जो गैसें जल के अंदर उत्पन्न हो सकती है, ऑक्सीजन है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो यहां पर हम कह सकते हैं मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैसें होंगी ये गैसें जल में प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो सकती है। आगे देखिए वायु प्रदूषण से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? तो हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण से बचाव के लिए उस विकल्प की जो सबसे बेहतर हो। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना, अधिक वाहन चलाना, पेड़ काटना, प्लास्टिक जलाना। तो देखिए सार्वजनिक जो परिवहन है उनके साधनों को जब हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम वायु प्रदूषण को यहाँ पर कम कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो उत्तर होगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से किस प्रकार की आपदा बढ़ सकती है? बाढ़ और सूखा, मृगया, अकाल या केवल बाढ़? तो यहाँ पर हो सकते हैं बाढ़ और सूखा जलवायु परिवर्तन की वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। जल संरक्षण के लिए सही कदम क्या है? नल बंद रखना जब पानी का उपयोग ना हो। बिल्कुल सही है, जब नल पानी के किसी उपयोग में ना आ रहा हो तब हम नल को बंद रखें, यही जल संरक्षण का सही कदम होगा। बाकी व्यर्थ बहने देना, गंदा पानी डालना, बर्बादी करना, ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखिए जल प्रदूषण के कारण पानी में कौन से जीवाणु फैल सकते हैं? लैक्टोबैसिलस, हैजा और टाइफाइड के जीवाणु, नाइट्रोजन के जीवाणु या ऑक्सीजन के जीवाणु? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें हैजा और टाइफाइड के जो जीवाणु हैं वो प्रदूषित जल में फैल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो यहां पर है प्रदूषण फैलाना, संसाधनों का संरक्षण, ज्यादा कूड़ा डालना, पेड़ काटना। तो हम कह सकते हैं जरूरी संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हो जाता है संसाधनों का संरक्षण। किसे जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाएगा? गंदा पानी नदी में डालना, पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की सफाई। तो निश्चित रूप से जल नदी के अंदर गंदा पानी डालना ही यहाँ पर जल प्रदूषण का स्रोत माना जाएगा। पर्यावरण में जल प्रदूषण का क्या प्रभाव हो सकता है? जल स्रोत साफ हो सकते हैं, जलीय जीवन प्रभावित होता है, जल स्रोत बढ़ते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलीय जीवन जो होता है वो निश्चित रूप से जल प्रदूषण से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 4 विकल्पों के अनुसार तो यहाँ पर है कारखानों के धुएं को नियंत्रित करना, या फिर प्लास्टिक जलाना, पेड़ काटना, कूड़ा नदी में डालना। तो निश्चित रूप से जब हम कारखाने के धुएं को नियंत्रित कर लेंगे तो इससे वायु प्रदूषण जो होगा वो हमारा कंट्रोल होगा और इसमें ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। जल प्रदूषण के क्या परिणाम होते हैं? यहाँ पर जल स्रोत साफ होते हैं, जल में जीवों की संख्या घटती है, जल स्रोत बढ़ते हैं, जल प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण जो समस्या में देखने को मिलती है, जल में जीवों की संख्या निश्चित रूप से यहाँ पर
घटती है। जलीय जीवों पर इसका असर देखने को मिलता है। प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? तो निश्चित रूप से हम कूड़े को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करना यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय माना जाएगा। आगे देखिए, कौन सी ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है? यहाँ पर एक कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो निश्चित रूप से सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। वायु प्रदूषण से बचाव के लिए कौन सी वस्तु सबसे ज्यादा जरूरी होगी? मास्क पहनना, ज्यादा वाहन चलाना, पेड़ काटना, कूड़ा जलाना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण से बचाव के लिए, तो यहां पर होगा मास्क पहनना। ये वस्तु सबसे ज्यादा यहां पर जरूरी होगी वायु प्रदूषण से बचने के लिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या जरूरी है? जल स्रोतों की सफाई, नदी में कूड़ा डालना, जल का व्यर्थ प्रयोग है या पानी को गंदा करना। तो यहाँ पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी हो जाता है जल स्रोतों की सफाई करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें उत्तर है। जल प्रदूषण के कारण पानी में सबसे ज्यादा कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रासायनिक पदार्थ और जीवाणु, हवा और धूल, मिट्टी और बालू। तो यहाँ पर प्रदूषित जल के कारण पानी में जो सबसे ज्यादा प्रदूषक होते हैं वो होते हैं रासायनिक पदार्थ और जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा गैस उत्सर्जन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हीलियम। तो यहां पर वायु प्रदूषण में मुख्य कारण जो गैस का उत्सर्जन होगा वो होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? तो यहां पर केवल इंसान है, पेड़ पौधे हैं, पर पूरे पारिस्थितिक तंत्र को, या फिर केवल पशु पक्षी? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा पारिस्थितिक तंत्र होगा, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है। अब हमें यहाँ पर उस बीमारी को देखना जो वायु प्रदूषण से नहीं होती है, तो वो होगा मलेरिया। जी हाँ, अस्थमा, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, ये सभी वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं, बल्कि मलेरिया मच्छरों से काटने वाली बीमारी होगी। पर्यावरण संरक्षण में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? सरकार, उद्योग, आम नागरिक या केवल वैज्ञानिक? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में किसका सबसे ज्यादा योगदान होगा, तो वो होगा आम नागरिक का। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। किस ऊर्जा स्रोत को अक्षय ऊर्जा स्रोत कहा जाएगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा ही इसके लिए उत्तर होगा। और जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होगा? तो यहां पर गंदे पानी का उपचार करना, उसका शोधन करना, ये तरीका यहां पर उपयुक्त होगा। वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? तो यहां पर है अधिक कार चलाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, पेड़ काटना, कूड़ा जलाना। तो यहां पर सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करना, ये सबसे कारगर तरीका यहां पर रहेगा। किससे जल प्रदूषण नहीं होता है? औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वर्षा, घरेलू अपशिष्ट या कृषि रसायन। तो देखिए, यहां पर की जाए बात जिससे जल प्रदूषण नहीं होता है वो होगा वर्षा का जल। जहां वर्षा जल से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। पर्यावरण में जैव विविधता का क्या महत्व है? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, पेड़ों की संख्या कम करना, प्रदूषण बढ़ाना, जीवों की संख्या कम करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, ये हमारे लिए जैव विविधता का महत्व होगा। प्रदूषण कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिसाइकलिंग करना, अधिक प्लास्टिक इस्तेमाल करना, गंदा पानी नदी में डालना, अधिक वाहन चलाना। तो रिसाइकलिंग करना ये प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हमने बात की हैजा, टाइफाइड जो है ऐसी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के कारण होती है। यहाँ पर सिर्फ टाइफाइड दिया है, तो यहाँ पर हम उत्तर को चुन सकते हैं टाइफाइड। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में क्या शामिल नहीं होगा? अब देखिए, यहाँ पर जो शामिल नहीं है उसको यहां पर हमें चुनना है, वही हमारा उत्तर होगा। तो समुद्र का स्तर बढ़ता है, बिल्कुल। बर्फ का पिघलना ये भी बढ़ता है, वायु की शुद्धता बढ़ना है, तो ये बढ़ती नहीं है, ये शामिल नहीं होगा। तूफान और सूखे की बढ़ोतरी ये भी होती है। तो यहां पर सी विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में शामिल नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यही हमारे पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आगे लेते हैं, वायु प्रदूषण के से कौन सा तत्व यहां पर वातावरण में बढ़ता है?
नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो वो तत्व होगा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो वायु प्रदूषण से वातावरण में सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा उत्तर होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? जल स्रोतों को बंद करना, जल शोधन करना, गंदा पानी नदी में डालना, जल स्रोतों को सुखाना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा, जल का शोधन करना। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा कदम सही नहीं है? तो देखिए, जो कदम सही नहीं है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, उसका चयन यहां पर हमें करना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कूड़ा जलाना। जी हाँ, कूड़ा जलाना ही वो कदम होगा जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए सही नहीं होगा। बाकी गाड़ियों की संख्या कम करना, पेड़ लगाना, रिसाइकलिंग करना, ये कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है? स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, जीवन आसान, जल स्रोत बढ़ते हैं, प्रदूषण कम होता है। तो निश्चित रूप से प्रदूषण का हमारे सबके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव जो होता है वो देखने को मिलता है। जल संरक्षण क्यों जरूरी है? पानी की कमी से बचने के लिए, जल स्रोतों को गंदा करने के लिए, अधिक पानी बर्बाद करने के लिए, जल प्रदूषण बढ़ाने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं पानी की कमी से बचने के लिए ही जल का संरक्षण जो है वो हम करते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे बड़े स्रोत की बात की जाए तो यहाँ पर पेड़, कारखाने, वाहन, नदियां, पहाड़। तो कारखाने और वाहन जो है वायु प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो धुआं होता है वो वायु में मिलता है। आगे देखिए, जल संरक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है? तो यहां पर हमने कई बार देखा, वर्षा जल संचयन करना जल संरक्षण का सबसे बेहतर तरीका होता है। जल प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं है। अब यहां पर देखिए नहीं है पूछा है, तो हैजा, टाइफाइड, अस्थमा, डायरिया। तो यहां पर बात की जाए जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी जो नहीं है वो है अस्थमा। जी हाँ, अस्थमा जो है वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है, तो यहां पर जल से नहीं होगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सी क्रिया सही है? कूड़ा रिसाइकल करना। बिल्कुल, कूड़ा रिसाइकल करना प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर उपाय जो होता है वो माना जाता है। आगे देखिए, पर्यावरण में नमी और तापमान जो होता है ये किससे संतुलित होता है? पेड़ों से, कारखानों से, वाहनों से या फिर धूल से? तो नमी और तापमान का जो संतुलन है हमारे पर्यावरण में वो पेड़ों से ही संतुलित होता है। और विकल्प है इसमें उत्तर होगा, किसी जल प्रदूषण का कारण नहीं माना जाता है। तो यहां पर उस कारक को देखना है जो जल प्रदूषण का कारक नहीं माना जाएगा, और वो कारक होगा वर्षा जल। यहां पर जल संरक्षण क्यों होगा? तो निश्चित रूप से पानी के बर्बाद होने से बचने के लिए ही जल का संरक्षण जो होता है वो हम इसमें शामिल करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, वायु प्रदूषण से होने वाली प्रमुख समस्या क्या है? पेड़ों की बढ़ोतरी, सांस की बीमारियां, जल स्रोतों का बढ़ना, मृदा उर्वरता। तो वायु प्रदूषण से निश्चित रूप से सांस की जो संबंधित बीमारियां होती है वो होती है, और इसके लिए विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे क्या उपाय यहां पर होगा? जल स्रोतों को साफ करना, कूड़ा जलाना, नदियों में कूड़ा डालना, जल स्रोतों को सुखाना। तो यहां पर हम कह सकते हैं जल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय की बात की जाए तो वो होगा जल स्रोतों को साफ रखना। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो यहां पर हम कारखानों से निकलने वाले धुएं को जब नियंत्रित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण जो होगा वो कम हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए? कूड़ा फैलाना, पेड़ लगाना, जल बचाना, अधिक पानी बर्बाद करना, धुएं को छोड़ना। तो पेड़ लगाना और जल बचाना यहां पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। जल प्रदूषण में वृद्धि क्यों होती है? अधिक पेड़ लगाने से, औद्योगिक और घरेलू कचरे के कारण, स्वच्छ जल स्रोतों के कारण, या वर्षा जल संचयन के कारण। तो यहां पर हम कह सकते हैं जल प्रदूषण में वृद्धि जो होती है वो होती है औद्योगिक कचरे और घरेलू कचरे के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर होगा। प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? यहां पर पर्यावरण संरक्षण के नियम का पालन करके, अधिक कूड़ा फैलाकर, नदियों में कचरा डालकर या पेड़ काटकर। तो यहां पर पर्यावरण संरक्षण के जो नियम है निश्चित रूप से इनको जब हम अपनाएंगे प्रदूषण से यहां पर बचाया जा सकता है। वायु प्रदूषण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो ये हम प्रश्न 2-3 बार देख चुके हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, यही हमारा उत्तर होगा। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन जो होगा सबसे प्रभावी होगा।
जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो टाइफाइड यहाँ पर उत्तर होगा। हैजा और टाइफाइड हमारे उत्तर हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है? यहाँ हमारे प्रश्न जो है थोड़ा सा डिफरेंट हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है? केवल पेड़ पौधे, हमारे आसपास की सभी प्राकृतिक मानव निर्मित चीजें, या केवल जल और वायु, केवल मनुष्य? तो देखिए, पर्यावरण हमारे आसपास की सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजें होती हैं, ये हमारे पर्यावरण में शामिल होती हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण कौन से हैं? तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की बात की जा रही है और इसमें जंगल, नदियां, पहाड़ जो होते हैं ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में क्या शामिल होते हैं? देखिए, मानव निर्मित नाम से स्पष्ट है, तो यहाँ पर स्कूल, सड़क, भवन आदि चीजें होंगी, ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में जो होती हैं ये सभी चीजें मानव निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर होगा। पर्यावरण के जीव घटक क्या होते हैं? अब बात की जा रही है जीव घटक की, तो जीव घटक जो जीव होते हैं जैसे कि पेड़ हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, ये तीनों ही जैव घटक के अंतर्गत आएंगे। बाकी पानी, हवा, मिट्टी, सूरज, चांद, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जलवायु का मतलब क्या होगा? तो जलवायु का जो मतलब होता है वो होता है लंबे समय तक मौसम की जो स्थिति होती है उसी को हम जलवायु कहते हैं। हमारे पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है जो श्वास लेने में मदद करेगी? तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन ही वो गैस होती है जो हमें श्वास लेने में मदद करती है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो प्रकृति से मिलने वाले जो संसाधन होते हैं वही हमारे प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर कहलाते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से हम पेड़ लगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, कचरे को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ऐसे कई विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं, तो यहाँ पर विकल्प बी इसमें उत्तर होगा। मानव पर्यावरण के कौन से घटक हैं? तो बात की जा रही है मानव पर्यावरण के घटकों की, और वो होंगे यहाँ पर स्कूल, अस्पताल और सड़कें, ये मानव पर्यावरण के घटक होंगे। आगे प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को बचाना, साफ रखना, यही इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है। पर्यावरण में जल, वायु और मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये हमारे कौन से घटक होते हैं? तो निश्चित रूप से इन्हें हम कहते हैं अजैविक घटक, क्योंकि ये घटक जो होते हैं इनमें जीवन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अजैविक घटक कहा जाएगा। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर है, पेड़ पौधे हमें कौन सी चीजें देते हैं? यहाँ पर है ऑक्सीजन, लकड़ी, फल, प्रदूषण, केवल छाया, गंदगी। तो देखिए, पेड़ पौधे हमें प्रदान करते हैं ऑक्सीजन, फल, लकड़ी, ये सभी चीजें प्रदान करते हैं, साथ ही साथ छाया भी हमें प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमारे 100 क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगले टॉपिक और अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।